सर सर आज ईवीएस की प्रैक्टिकल है हमारी, इवनिंग सेशन में है वैसे तो। क्या करना है अभी कहा तो है कुछ बच्चों को ज्वाइन करने के लिए, वो ज्वाइन कर रहे हो, थोड़ी देर और रुक जाओ। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, एड्रेस बाइंडिंग। एड्रेस बाइंडिंग क्या है? बेसिकली नाम से पता चल रहा है, एड्रेस को बाइंड करना हमने किसके साथ? इंस्ट्रक्शंस और डेटा के साथ, ठीक है, उसको हम एड्रेस बाइंडिंग कह देते हैं। बेसिकली इसके अगर मैं डिफाइन करूं तो ये क्या हुआ? एसोसिएशन किसका? ऑफ प्रोग्राम्स, प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन है जो डाटा है उसका किसके साथ? टू द फिजिकल मेमोरी। फिजिकल मेमोरी किसको बोलते हैं? मेन मेमोरी को। फिजिकल मेमोरी लोकेशन उसे कहते हैं हम एड्रेस बाइंडिंग। जैसे आपकी कोई प्रोग्राम है, उसके अंदर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन हो सकती है, मान लो ये इंस्ट्रक्शंस है ना। अब इसको, ये आपकी मेन मेमोरी है। अब पहले कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, ये कहाँ से पता चलेगा हमें? प्रोग्राम काउंटर से। मान लिया सबसे पहले I1 एग्जीक्यूट होनी है। अब ये मेन मेमोरी में अलग अलग पोर्शन है आपके, हो सकता है कि जो ये प्रोग्राम अपना, ये प्रोग्राम P है, P के लिए हो सकता है कि भाई अपने को इतने जो मेमोरी है वो एलोकेट कर रखी है, इसमें अपनी जो P प्रोग्राम की जो इंस्ट्रक्शंस और डेटा है वो आपका यहाँ पर रखा जाएगा। अब प्रोग्राम काउंटर में जब प्रोग्राम काउंटर क्या है, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी एग्जीक्यूट होनी है उसको स्टोर करता है। जैसे अब जैसे I1 आपको एग्जीक्यूट करवाना है तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू होगी I1, तो इसको हम लोड कर देंगे आपकी मेमोरी के अंदर, और इसके बाद जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है एग्जीक्यूट होनी है ये उसको अपडेट कर देगा। मे बी इट्स I3 जो नेक्स्ट उसको एग्जीक्यूट करवाना है। तो जब I1 एग्जीक्यूट हो जाएगी आपकी, फिर वो I3 को लोड कर देगा मेमोरी के अंदर और ये अपडेट हो जाएगा मे बी I2। इस टाइप से जो एड्रेस बाइंडिंग है ये बेसिकली आपकी 3 टाइप की होती है। एक होती है कंपाइल टाइम, कंपाइल टाइम एड्रेस बाइंडिंग। एक होती है आपकी लोड टाइम, और थर्ड होती है आपकी रन टाइम, रन टाइम एड्रेस बाइंडिंग। एक एक करके इन तीनों को देखते हैं हम। सबसे पहले आती है आपकी कंपाइल टाइम। एड्रेस बाइंडिंग, कंपाइल टाइम एड्रेस बाइंडिंग क्या है? इसके लिए जो कंपाइलर होता है ना आपका, वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि भाई कौन सा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और डाटा आपने लोड करना है मेन मेमोरी के अंदर, वो कंपाइलर देखता है ये काम, ठीक है। और ये जो कंपाइल टाइम एड्रेस बाइंडिंग है ये आपकी लोड करना है जो आपने प्रोग्राम की भाई आपको सेकेंडरी मेमोरी में से उठा के मेन मेमोरी के अंदर लेके आना है, उससे पहले की जाती है। मतलब आपका लोडिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन आपने ये बता दिया कि ये इंस्ट्रक्शन और ये डाटा आपका इस लोकेशन पे जाएगा। समझ रहे हो ना बात?
आपका अभी लोड नहीं हुआ, आपने पहले ही बता दिया कि भाई इस इंस्ट्रक्शन को हमें याद रखना है। और इसके लिए जो कंपाइलर है वो क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, जो मेमोरी मैनेजर है उससे इंटरेक्ट करेगा और ये देख लेगा कि भाई आप कौन सी लोकेशन पर ही है और वहां पर वो उसको रख देगा। समझ में आई ये बात, कंपाइल टाइम एड्रेस बाइंडिंग क्या चीज है। आपकी जो प्रोग्राम एक्चुअली लोड होगा उससे पहले करी जाती है और कंपाइलर करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करके कि भाई कौन सी लोकेशन में आपने इंस्ट्रक्शन को भेजना है। उसके बाद सेकंड आता है आपका लोड टाइम एड्रेस बाइंडिंग। लोड टाइम क्या है, जब आपने लोड कर दिया प्रोग्राम को, इंस्ट्रक्शंस को, डेटा को आपकी मेमोरी के अंदर, उस टाइम ये की जाती है एड्रेस बाइंडिंग, लोड टाइम एड्रेस बाइंडिंग। और इसका जो लोड टाइम एड्रेस बाइंडिंग है ये काम करता है लोडर, LOADER, लोडर। ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजर होता है बेसिकली। तो ये काम करता है आपका लोड होने के बाद इंस्ट्रक्शन को मेमोरी एलोकेट करने का। तीसरी होती है आपकी डायनामिक कह लो, रन टाइम कह लो, या फिर एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग कह लो। डायनामिक एग्जीक्यूशन टाइम एड्रेस बाइंडिंग। नाम से पता चल रहा है कि भी जब आपका प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो रहा है उस टाइम पर ये एड्रेस बाइंडिंग करी जाती है। मतलब आपका प्रोग्राम लोड हो चुका है उस टाइम भी एड्रेस बाइंडिंग नहीं होगी, लेकिन जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा उस टाइम ये एग्जीक्यूशन टाइम एड्रेस बाइंडिंग करी जाती है। और करता कौन इसको, इसको करता आपका प्रोसेसर। सब कंपाइल टाइम एड्रेस बाइंडिंग कौन करता था, कंपाइलर। लोड टाइम एड्रेस बाइंडिंग कौन करता था, लोडर। और एग्जीक्यूशन एड्रेस बाइंडिंग कौन करेगा, प्रोसेसर। मतलब आपका प्रोग्राम लोड हो चुका है, एड्रेस बाइंडिंग नहीं हुई अभी भी, जब प्रोग्राम ने एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया उस टाइम पर ये आपकी एग्जीक्यूशन टाइम एड्रेस बाइंडिंग करी जाएगी। और आजकल जो आपके सिस्टम आते हैं उनमें जनरली एग्जीक्यूशन टाइम एड्रेस बाइंडिंग ही होती है। यहाँ तक किसी को डाउट? अब देखते हैं हम मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स। मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स। देखो ये दो टाइप की होती है, कॉन्टिन्यूअस और नॉन कॉन्टिन्यूअस। एक सेकंड होल्ड करना। देखो ये दो टाइप के होते हैं आपकी, कॉन्टिग्यूअस और नॉन कॉन्टिग्यूअस। ठीक है, और जो कॉन्टिग्यूअस होती है इसके अंदर क्या क्या आता है आपका, इसके अंदर आता है एक तो फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम, और दूसरा होता है वेरिएबल पार्टीशन स्कीम। और नॉन कॉन्टिग्यूअस के अंदर आता है पेजिंग, मल्टी लेवल पेजिंग,
इन्वर्टेड पेजिंग, सेगमेंटेशन और सेगमेंटेशन पेजिंग, सेगमेंटेड पेजिंग। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। गेट नेट बढ़िया लेवल क्वेश्चन निकलते हैं इसमें से। औसतन मैं आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं कराऊँ क्योंकि आपके सिलेबस के हिसाब से वो चीज़ नहीं आएगी। सिलेबस में आपको एग्जाम में सिर्फ थ्योरेटिकल आएगा, लेकिन थोड़े बहुत करा दूँगा मैं कि जिसमें इंटरेस्ट है वो करना चाहे वो कर सकता है। ये बाद में देखेंगे, आज हम इस पर बात करेंगे कॉन्टिग्यूअस पे। सबसे पहले देखते हैं फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम क्या है। देखो जो फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम है, इसमें हम जो मेमोरी है आपकी उसको अलग अलग पार्टीशन में डिवाइड करेंगे और नंबर ऑफ पार्टीशंस फिक्स होंगे। मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ पार्टीशंस, नॉट साइज। मान लिया मैं जो आपकी मेमोरी है उसको 10 पार्टीशन में डिवाइड कर देता हूं, तो 10 पार्टीशंस का साइज 10 का अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमने नंबर ऑफ पार्टीशंस को फिक्स कर दिया। जैसे ये आपकी मेमोरी है, ठीक है, ये मेमोरी हो गया आपकी, और मैं इसको पार्टीशंस में डिवाइड कर देता हूँ। मान लिया जो पहला पार्टीशन है ये 50 KB तक डेटा ले सकता है। दूसरा पार्टीशन है मान लिया 100 KB साइज का है। थर्ड पार्टीशन मान लिया आपका 70 KB का है। उसके बाद मान लेते हैं कि 80 KB का पार्टीशन है, और अगला फिर 50 KB का है, और उसके अगला 40 KB का है। इस टाइप से हमने नंबर ऑफ पार्टीशन से जो वो फिक्स कर दिया है। नंबर ऑफ पार्टीशंस आर फिक्स्ड। नॉट साइज, समझ रहे हो बात? साइज फिक्स नहीं किया है। और जो एक पार्टीशन हमने किया है, किसी भी पार्टीशन के अंदर मैक्सिमम एक ही प्रोसेस आ सकती है। किसी भी पार्टीशन के अंदर जितने भी पार्टीशन किए, मान 10 पार्टीशन किए हैं, तो 10 के अंदर हर एक पार्टीशन के अंदर एक ही प्रोसेस आ सकती है। अब टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन अगर 10 है आपके, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितनी आ सकती है बताओ मुझे। एक पार्टीशन के अंदर एक ही प्रोसेस रह सकती है, और मैंने कहा कि आपको कि मैक्स अपने पास टोटल 10 पार्टीशन है। अब एक के अंदर तो एक आ सकती है, तो 10 के अंदर कितनी आ सकती है? मैक्सिमम 10, है ना। तो इसको अगर मैं इस टाइप से लिखूं कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग is restricted by number of partitions in memory। और मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है किसी भी प्रोसेस का? मैक्सिमम साइज किसी भी प्रोसेस का क्या हो सकता है?
It can be maximum size of partition. किसी भी अगर आप पार्टीशन की बात करो, उसमें अगर हम बात करें कि भी इसके अंदर मैक्सिमम कितने साइज की प्रोसेस आ सकती है, तो वो कितनी होगी? जो साइज का मैक्सिमम साइज है, उस पार्टीशन का जो मैक्सिमम साइज है, उतनी हो सकती है मैक्सिमम प्रोसेस का साइज। अब 100 KB इस पार्टीशन का मान लिया कि आपका साइज है, इसके अंदर 10 KB की प्रोसेस भी आ सकती है, इसके अंदर 99 KB की प्रोसेस आ सकती है, और 100 KB प्रोसेस भी आ सकती है। लेकिन क्या इसके अंदर 101 KB की प्रोसेस आ सकती है? नहीं, क्योंकि इसका साइज ही मैक्सिमम 100 KB है। समझ रहे हो? अगर मैं इसमें पूछूं कि भाई आपका कोई भी प्रोसेस मैक्सिमम कितने साइज की आ सकती है पूरी मेमोरी में, लार्जेस्ट प्रोसेस जो इसके अंदर आ सकती है वो कितने KB की हो सकती है या कितने साइज की हो सकती है, तो वो आपका डिपेंड करता है कि भी जो लार्जेस्ट साइज का पार्टीशन है वो कितना है। मान लिया इसके अंदर आपका जो लार्जेस्ट पार्टीशन है वो 100 KB का है, तो इस पूरी मेमोरी के अंदर मैक्सिमम जो किसी भी प्रोसेस का साइज हो सकता है वो 100 KB ही हो सकता है, इससे ऊपर नहीं हो सकता। ये बात सबको समझ में आ रही है? एक पार्टीशन के अंदर एक ही प्रोसेस हो सकती है, ये याद रखना। एक पार्टीशन में एक ही प्रोसेस आ सकती है, बस इससे ज्यादा प्रोसेस नहीं हो सकती। अब देखते हैं हम वेरिएबल पार्टीशन स्कीम। वेरिएबल पार्टीशन स्कीम क्या है? इसको ऐसे इमेजिन करो कि भाई आपके पास जो मेमोरी है स्टार्टिंग में इस टाइप से है। मान लिया ये आपकी होगी मेमोरी, और स्टार्टिंग में इसमें कोई पार्टीशन नहीं है, सारी की सारी मेमोरी एक ही है, पार्टीशन नहीं कर रखे हमने। अब कोई प्रोसेस आती है, मान लिया एक प्रोसेस आई 150 KB की। हम क्या करेंगे, इस मेमोरी में इसको 150 KB स्पेस दे देंगे। मान लिया ये जो स्पेस है P1 को एलोकेट कर दिया 150 KB। अब इस पूरी मेमोरी में से इतना जो स्पेस था वो तो फिल हो गया, अब बाकी जो स्पेस है वो एक खाली पड़ा अभी सारा सारा। जैसे जैसे प्रोसेस आती जाएगी हम उसको एलोकेट करते जाएंगे प्रोसेस के साइज के अकॉर्डिंग। ये बात समझ रहे हो? प्रोसेस के साइज के अकॉर्डिंग हमने एलोकेट करना है। अब मान लिया एक सेकंड प्रोसेस आई 50 KB की। अब जो ये फ्री स्पेस था इसमें से हमने 50 KB निकाला और P2 को एलोकेट कर दिया। ठीक है, फिर आती है भैया आपकी एक नई प्रोसेस P3। P3 एक नई प्रोसेस आई, इसको सपोज करो 75 KB का स्पेस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो फ्री स्पेस है उसमें से 75 KB P3 को एलोकेट कर देंगे। ये सारा सारा स्पेस मान लिया P3 को गया। अब अगली कोई प्रोसेस आती है भाई आपकी P4, मान लेते हैं इसको भाई 80 KB स्पेस चाहिए, तो जो फ्री स्पेस है उसमें से हम इसको 80 KB दे देंगे P4 को, 80 KB।
तो इस टाइप से मतलब हम जैसे जैसे प्रोसेस आती जाएगी और जो फ्री स्पेस है उसको हम एलोकेट करते जाएंगे, मतलब प्रोसेस के साइज के अकॉर्डिंग। मान लिया वाला 30 KB की प्रोसेस आई और ये लास्ट में 30 KB ही बचा हुआ था अपने पास, तो मैं इसको एलोकेट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया काम कैसे हो रहा है? अब सपोज करो जो P2 प्रोसेस थी इसने अपना एग्जीक्यूशन है जो कंप्लीट कर लिया, और मान लेते हैं कि भाई P4 ने भी अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये दोनों फ्री स्पेस हो गए। अब कोई प्रोसेस आती है, P6 प्रोसेस आई, ये कहती है कि भाई मेरे को 40 KB स्पेस चाहिए। हम क्या करेंगे, जो ये स्पेस फ्री वाला इसमें से ये स्पेस उठाकर P6 पर एलोकेट कर देंगे 40 KB। ये एलोकेट होगा P6 को कितना, 40 KB। और इसमें अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये स्पेस बीच में 10 KB का ये आपका फ्री हो गया, अवेलेबल है ये स्पेस 10 KB। 10 KB ये आपका फ्री है। अब कोई प्रोसेस और आती है भाई, मान लिया P7 प्रोसेस आई, इसको चाहिए आपका 60 KB। जो आपका फ्री स्पेस था उसमें से देख लेंगे हम जहां इसको हम फिट कर सकते हैं, इसको फिट कर देंगे। ये आपका 60 KB एलोकेट कर दिया P7 को, और यहाँ पर 20 KB आपका फ्री पड़ा है, 20 KB फ्री है। अब देखो ये 10 KB 20 KB, अब आप मान लेता हूं कि भाई एक प्रोसेस और आती है, उस प्रोसेस का नाम मान लेते हैं हम P8, इसको मान लेते हैं 30 KB स्पेस चाहिए। अब मुझे ये बताओ सोच के, क्या मैं P8 को स्पेस एलोकेट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? किरण कह रही है कि भाई नहीं कर सकते। अब देखो 30 KB को स्पेस चाहिए, क्या अपने पास, हम ये चेक करना है कि क्या अपने पास 30 KB स्पेस मेमोरी के अंदर अवेलेबल है या नहीं। अगर आप देखोगे कि ये अपने पास एक तो 10 KB स्पेस पड़ा है यहाँ पर और एक 20 KB स्पेस यहाँ पड़ा है, तो अगर अनकोड में ऐड करें तो अपने पास बनता है 30 KB। लॉजिकली देखें तो भाई अपने पास स्पेस तो अवेलेबल है, लेकिन फिर भी हम स्पेस एलोकेट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए स्पेस एक ही जगह चाहिए। ये नहीं कि भाई थोड़ा सा यहाँ पड़ा थोड़ा सा कहीं पड़ा है इधर उधर रखा हुआ है, ऐसा नहीं, उसको एक स्पेस चाहिए, तो हम इसको एलोकेट नहीं कर सकते। और जो इस तरीके से जो ये फ्री स्पेस क्रिएट होते हैं जिसको हम एलोकेट कर नहीं सकते, इनको बोलते हैं हम एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन, समझ में आया? इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। एक होता है इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। इंटरनल फ्रैगमेंटेशन होता है आपका फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम के अंदर। उसमें इंटरनल कैसे होता है, उसमें आपके इस टाइप से फिक्स था पार्टीशन का साइज, मान लिया 100 KB, और प्रोसेस आई आपकी 50 KB की, और मैंने इसको एलोकेट कर दिया 50 KB, और 50 KB यहाँ पर ही हो गया, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ पार्टीशन है वो फिक्स थे।
तो इसको हम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या कहते हैं, और वेरिएबल में इसको हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। अब बात ये आती है, आपके पास स्पेस अवेलेबल है, आप स्पेस एलोकेट नहीं कर रहे हो प्रोसेस को, तो इस सॉल्यूशन का मतलब इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन निकाला जाए, जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम आई है, इसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं हम कि भी ये जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है इसको हम अवॉइड करें। इसके अंदर पहला सॉल्यूशन आता है कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन कॉम्पैक्शन क्या कहता है, कॉम्पैक्शन कहता है कि भाई जितने भी प्रोसेसेस हैं जो करंटली मेमोरी एलोकेट जिनको करी गई है, उन सबको या तो टॉप में ले जाओ या बॉटम में ले जाओ, मूव कर दो, शिफ्ट कर दो। इमेजिन करो जैसे ये आपकी मेमोरी है और ये प्रोसेस P1 को एलोकेट है, ये मान लिया आपका जो स्पेस है ये मान लेते हैं फ्री है, ठीक है, और आगे फिर मान लेते हैं P2 को स्पेस कुछ एलोकेट है, फिर P3 को एलोकेट है, फिर थोड़ा स्पेस फ्री है, फिर P4 को स्पेस एलोकेट है, इस टाइप से मान लेते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, कॉम्पैक्शन है कि भाई सभी प्रोसेसेस को जो करंटली मेमोरी के अंदर है उनको या तो टॉप में ले जाओ या बॉटम में ले जाओ। अब टॉप में लेके जाएंगे तो ये प्रोसेस यहाँ पर आ जाएगी, ऊपर शिफ्ट होगी, ये भी ऊपर जाएगी और ये भी ऊपर शिफ्ट होगी। इससे क्या होगा, टॉप में या बॉटम में किसी भी एक साइड ले जाओ, यानी दोनों साइड लेके जाने एक साइड, तो उससे क्या होगा, सारी जो प्रोसेसेस जो मेमोरी के अंदर है वो तो एक जगह हो जाएगी, P1, P2, P3 और P4, और खाली स्पेस सारा एक साथ हो जाएगा। समझ में आ रही है बात कैसा हो रहा है? सारी प्रोसेसेस को या टॉप में ले जाओ या बॉटम में ले जाओ, उससे क्या होगा, जो फ्री स्पेस है वो सारी इकट्ठे हो जाएंगे। ऊपर लेके जाओगे प्रोसेसेस को तो फ्री स्पेस नीचे आ जाएगा, अगर प्रोसेसेस को नीचे लेके जाओगे तो फ्री स्पेस आपका ऊपर आ जाएगा, लेकिन आ जाएगा एक है। और उससे क्या है, आपका फ्री स्पेस जब हो गया तो आप जो 30 KB की हमने एग्जाम्पल लिया था पिछले केस में, तो उस प्रोसेस को हम एलोकेट कर सकते हैं, है ना। लेकिन कॉम्पैक्शन करने का एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है, जब आप रनिंग प्रोसेस को ऊपर या नीचे मूव करोगे, उसका जो एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप करना पड़ेगा आपको। चलती प्रोसेस को कैसे ऊपर नीचे कर दोगे, उसकी मेमोरी कैसे चेंज कर दोगे चलती प्रोसेस की, समझ रहे हो। तो रनिंग प्रोसेस के जो हम ऊपर या टॉप में आप बॉटम में लेके जाएंगे, कंपैक्शन करेंगे उसका रनिंग प्रोसेस का, तो वो प्रोसेस हॉल्ट होगी, स्टॉप करनी पड़ेगी, जो कि अनडिजायरेबल है, आपकी परफॉर्मेंस इससे डाउन होगी सिस्टम की। ये बात समझ में आई? इसका दूसरा सॉल्यूशन क्या है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को बचाने का, वो है इंप्लीमेंट द नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स। मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स, उसका सॉल्यूशन है कि भाई आप नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक अपना लो, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं। नॉन कॉन्टिग्यूअस हम अगले लेक्चरों में देखेंगे। अभी आपका नेक्स्ट लेक्चर है क्या है,
किरण, नेक्स्ट लेक्चर है क्या है अभी आपका? लेक्चर है या किसका है लेक्चर नेक्स्ट? तो नेक्स्ट लेक्चर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, C++ का मैं भी ले रहा हूँ, नहीं है तो कोई लेक्चर आप दोबारा ज्वाइन करो, क्योंकि टाइम आउट होने वाला है तो ये अभी क्लोज हो जाएगा। मैं अभी से रिस्टार्ट कर देता हूँ इसको। प्रैक्टिकल कैसे है अभी, तो नेक्स्ट लेक्चर नहीं करना होता। चलो कल करते हैं।